हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चंस करे थे 103 तक। बताइए वहां तक किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी, कोई डाउट? मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि मुझे एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाना है। अभी हम वो कॉन्सेप्ट समझेंगे और मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो लेक्चर को छोटा रखा जाए। इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ मैं वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप बाद में भी उस छोटे से वीडियो लेक्चर को आराम से रिवाइज कर सकें। क्वेश्चंस इसमें 14-15 हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को छोटा रखते हुए सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इससे ढेरों सवाल बनते हैं। चलिए देखते हैं। जो बता रहा हूँ बड़े आराम से, बड़े प्यार से, धीरे धीरे समझिएगा। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है और बच्चों अलग कॉन्सेप्ट ही है। कॉन्सेप्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर दो नंबर है ए और बी, दो नंबर है ए और बी, इफ ए और बी का प्रोडक्ट जो है, क्या ए और बी का प्रोडक्ट जो है, मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है वो हमेशा कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब समझते हैं ना आप लोग? हाँ सर, कांस्टेंट का मतलब वो जो चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है सर। हमारा भरोसा आप पे कांस्टेंट है सर। जी, उसे ही कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल क्या होता है सर? हम वेरिएबल में पढ़ाई करते हैं सर। आज हम 6 घंटा पढ़ेंगे, कल हम 5 घंटा पढ़ेंगे, परसों हम 8 घंटा पढ़ेंगे। नंबर ऑफ आवर्स वेरिएबल है सर। कांस्टेंट क्या है सर? हम डेली पढ़ेंगे, ये कांस्टेंट है। जी, समझ गए आप। कांस्टेंट मतलब जो कभी ना चेंज हो, वेरिएबल मतलब जो जिसमें वेरिएशंस हो। कॉन्सेप्ट है, अगर दो नंबर है ए एंड बी और अगर उसका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट है, तो हम कहते हैं कि ए जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बी के। सर ये क्या लिख दिया, बताता हूँ। ए मल्टीप्लाइड बाई बी कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हमने सी से मान लिया या के से मान लिया। जनरली मैथ्स में कांस्टेंट को के से डिनोट करते हैं, तो के से मान लिया। ठीक है, ये कांस्टेंट नंबर है, के इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर, 35, 40, 80, कुछ भी कांस्टेंट। तो हम ये लिख सकते हैं ए बराबर के बाई बी। बताइए। हाँ सर, लिख सकते हैं। के कांस्टेंट है अगर, तो हम के को हटा सकते हैं, और के को हटाएंगे अगर, के को अगर हमने हटा दिया तो ऊपर में बचेगा 1। बट ए बराबर तो नहीं है बी के, 1/b के। बताइए। नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूं, अंडू करने दीजिए। ये समझ में आया? ये समझ में आया? हाँ सर। अगर कांस्टेंट है तो उसे हम हटाकर 1/b लिख सकते हैं। हाँ सर, 1/b लिख सकते हैं। अब मुझे ये बताइए, क्या ए बराबर होगा 1/b के? नहीं सर, ए बराबर नहीं होगा 1/b के। ए प्रोपोर्शनल में होगा 1/b के। क्या होगा? प्रोपोर्शनल में 1/b के। सर अभी आपने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोला था। जी, लैंग्वेज को अच्छे से सुनिए।
ए जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/b के, एंड ए जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी के। क्या बोल रहा हूं मैं? ए इज प्रोपोर्शनल टू 1/b। ये स्टेटमेंट सही है। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। ये भी स्टेटमेंट सही है। बताइए, इन दो स्टेटमेंट में किसी को कोई दिक्कत है, तकलीफ है, परेशानी है? क्या कहना चाह रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? हाँ सर, बताइए। ए प्रोपोर्शनल है 1/b के। ए प्रोपोर्शनल बी के नहीं है। ए प्रोपोर्शनल है 1/b के, और ए जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी के। ठीक है, समझ में आया? के को हटाया तो इक्वल्स टू का साइन हट गया। के एक कांस्टेंट नंबर है। ए मल्टीप्लाइड बाई बी जो है वो हमारा वैल्यू दे रहा है के, कांस्टेंट नंबर। ए बराबर है के बाई बी के अपॉन बी के बराबर है ए। जब हमने कांस्टेंट को रिमूव कर दिया इक्वेशन से, कांस्टेंट है उसे हमने इक्वेशन से रिमूव कर दिया, तब हम कह सकते हैं ए जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/b के, या कह सकते हैं ए जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी के। ए इज प्रोपोर्शनल टू 1/b, या फिर ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। ठीक है, इस इक्वेशन का मतलब समझ में आया? इस इक्वेशन को हम इन दो लैंग्वेजेस में बोल सकते हैं। ये समझ में आया? हाँ समझ में आया, ठीक है। अब बताइए इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? ए जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी के, इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब आप बताइए सर क्या होता है? जी, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल बैकग्राउंड में आ रहा है क्या? क्या ही कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल शॉर्ट हैंड में लिख दे रहा हूँ, हाँ समझ जाइएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा है। ए, बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी के, इसका साफ मतलब है अगर ए इंक्रीज होगा, ए इंक्रीज होगा तो बी डिक्रीज होगा। ज्यादा नॉइज आ रहा है क्या? रुक जाऊं थोड़ी देर, पॉज कर लेता हूँ वीडियो, 2-3 सेकंड बंद हो गया, छोड़िए। ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी के, इसका साफ शब्द में मतलब है ए अगर इंक्रीज होगा तो बी डिक्रीज होगा, एंड ए अगर डिक्रीज होगा तो बी इंक्रीज होगा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब बी अगर डिक्रीज होगा तो ए इंक्रीज होगा, बी अगर इंक्रीज होगा तो ए डिक्रीज होगा। दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? पहला, ए अगर इंक्रीज हो रहा है तो बी डिक्रीज हो रहा है, या फिर बी अगर डिक्रीज हो रहा है तो ए इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट को दोनों साइड से पढ़ लिया, दूसरा स्टेटमेंट को दोनों साइड से पढ़िए। ए अगर डिक्रीज हो रहा है तो बी इंक्रीज हो रहा है, या फिर बी अगर इंक्रीज हो रहा है तो ए डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, दोनों तरफ से पढ़ लिया हमने दोनों इक्वेशन को। इसे ही कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सर थोड़ा थोड़ा समझ गए? एग्जाम्पल से बताइए, एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल एग्जाम्पल है, सरल सा एग्जाम्पल है। 5 × 7 क्या वैल्यू आता है सर? 5 × 7 जो है ना सर, ये 35 होता है सर, और 35 ना कांस्टेंट है सर, कांस्टेंट। कांस्टेंट ये ए मान लिया, ये बी मान लिया।
इसका मतलब है a मल्टीप्लाइड बाई b अगर कांस्टेंट है तो a जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है b के। a हमारे पास 5 है और b 7 है। अगर हम a को 5 से इंक्रीज करके 7 कर दें तो b कितना होगा ये बताइए। प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना चाहिए, a मल्टीप्लाइड बाई b हमेशा 35 ही आना चाहिए। तो पहले केस में a का वैल्यू 5 लिया है हमने, b का वैल्यू 7 लिया है। अब दूसरे केस में, ये दूसरा केस है, दूसरे केस में अगर हम a को 7 मान ले रहे हैं तो b को क्या मानना पड़ेगा? सर हमारे पास कोई उपाय नहीं है। अगर हमें a और b का प्रोडक्ट 35 चाहिए तो हमें b को 5 मानना ही पड़ेगा। क्या आप यहाँ पर ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि पहले a 5 था और b 7 था। जब a 7 हुआ मतलब 5 से बढ़कर 7 हुआ, इंक्रीज हुआ, a जो है वो इंक्रीज हो गया, तब b जो है वो 7 से घटकर 5 हो गया, b जो है वो डिक्रीज हो गया। इसे ही कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आया? बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल दिया है, इससे बेहतर एग्जांपल नहीं हो सकता। यहां पर चीज ये याद रखनी है कि a और b ये दो एंटिटीज हैं, ठीक है। सेम एग्जांपल ले रहा हूं, ये सेम एग्जांपल चल रहा है। a का पहले का वैल्यू था 5 और बाद का वैल्यू है 7। a ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू, इनका रेशियो लेते हैं। a का ओल्ड वैल्यू था 5 और a का न्यू वैल्यू है 7। ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल यही ना हमारे पास, रेड पेन ले लूं। a का जो पहला वैल्यू था वो 5 था, a का जो दूसरा वैल्यू था वो 7 था, ठीक है। हाँ सर, a का जो पहला वैल्यू था ओल्ड वैल्यू 5 था, a का जो न्यू वैल्यू है 7 था। b का ओल्ड और न्यू वैल्यू बताइए। सर a और b इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो सर जो रेशियो हम लेंगे ना a और b का, a और b का नहीं, जो रेशियो हम लेंगे ना ओल्ड और न्यू वैल्यू का, a का अलग और b का अलग, a का ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू का जो रेशियो है वो रिवर्स रेशियो होगा b का। क्या कहा मैंने? a का जो रेशियो आ रहा है ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू का, ओल्ड वैल्यू 5 था, न्यू वैल्यू 7 है, वो रेशियो, वैल्यू नहीं, रेशियो, रेशियो रिवर्स होगा b के टर्म में। पहले 7 था, न्यू वैल्यू 5 हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, इन रिवर्स रेशियो। In reverse ratio, the other quantity will change. समझ में आया? बताइए। एक बार फिर से दिखा रहा हूं आपको पिछला स्लाइड। देखिए प्यारे बच्चों, ए का ओरिजिनल वैल्यू 5 था और बी का ओरिजिनल वैल्यू 7 था, ठीक है। यहां पर इस इक्वेशन में, ठीक है। हाँ सर, ए का वैल्यू हमने चेंज करके 7 कर दिया, तो हमने पूछा कि बी का वैल्यू कितना है, ठीक है। वही यहां पर किया है। ए का ओरिजिनल वैल्यू 5 था, उसे चेंज करके हमने 7 कर दिया, तो हमें ये पूछा गया है कि b का वैल्यू 7 से कितना हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। हमें अगर यहाँ पर 7 नहीं भी गिवन है
तब भी हम रेशियो में बता सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, रेशियो में बता सकते हैं कि ए जिस रेशियो में चेंज हो रहा है बी उसके अपोजिट रेशियो में चेंज होगा, रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। ए और बी अगर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो ए जिस रेशियो में चेंज हो रहा है बी उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। इस बात को मैं लिख दे रहा हूं, इफ ए एंड बी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल then the ratio in which A changes, यहां पर A लिख रहा हूं, यहां पर B भी हो सकता है, B जिस रेशियो में चेंज होगा A भी उसी रेशियो उसके रिवर्स रेशियो में ही चेंज होगा। If A and B are inversely proportional then the ratio in which A changes comma B फिर से लिख देता हूं, B changes in the reverse ratio, B changes in the reverse ratio। एक दो एग्जांपल लूंगा अभी आगे, तब और क्लियर हो जाएगा। इस स्लाइड को एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। ये स्लाइड सिर्फ ये कह रहा है कि ए का ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू का रेशियो अगर 5:7 है तो बी का ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू का रेशियो 7:5 होगा। बस इतना सा बात है। बताइए, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी यहां तक? वीडियो सही चल रहा है? हाँ सर सही चल रहा है। चलिए एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं, फिर एक एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ का। मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट है कि ए और बी दो क्वांटिटीज हैं, अगर उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो ए और बी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ए और बी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, या फिर कह सकते हैं ए इज प्रोपोर्शनल टू 1/b, ठीक है। ए और बी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है का मतलब है ए अगर बढ़ रहा है तो बी घटेगा, ए अगर घट रहा है तो बी बढ़ेगा। बस एग्जाम्पल लिया, 5 और 7 का मल्टीप्लीकेशन है 35, अगर ए को हम 5 से बढ़ाकर 7 कर देंगे तो बी 7 से घटकर 5 हो जाएगा। ए बढ़ रहा है तो बी घट रहा है, ठीक है। हाँ सर, इसी में ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेशियो वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीवीआई है, वीवीआई 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 बात है। अभी तक जो समझाया वो तो सब कुछ समझ जाते हैं, ये जो रेशियो वाला कॉन्सेप्ट है इससे हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। ए का पुराना और नया जो नंबर है, जो वैल्यू है, उसका रेशियो जो है 5:7 है, तो बी का जो पुराना और नया वैल्यू है उसका रेशियो 7:5 होगा। इस बात को स्टेटमेंट में इस तरह लिखते हैं, इफ ए एंड बी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल देन द रेशियो इन विच ए चेंजेस बी चेंजेस इन द रिवर्स रेशियो। इसका मतलब है ए अगर चेंज हो रहा है x से y में तो b चेंज होगा y से x में। याद रखिए, इस चीज को एकदम से याद रखिए, ठीक है। x और y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है,
ए अगर एक्स से वाई में चेंज हो रहा है तो बी हमेशा हमेशा एंड हमेशा वाई से एक्स में चेंज होगा। रेशियो की बात कर रहा हूं, वैल्यू, ट्रू वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं। ये नहीं बोल रहा हूं कि एक्स 1 से 2 हो गया तो बी 2 से 1 होगा, नहीं, रेशियो की बात कर रहा हूं। अगर ए का ओरिजिनल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो 1:2 है, ए का ओरिजिनल और फाइनल वैल्यू का रेशियो 1:2 है, तो बी का ओरिजिनल और फाइनल वैल्यू का रेशियो 2:1 होगा ही होगा, होगा ही होगा। क्यों क्यों होगा? क्योंकि ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी के। इसी कॉन्सेप्ट से हजारों सवाल सॉल्व होते हैं, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी बताइए। नहीं सर, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी हमें तो नहीं महसूस हो रही है। एक सेकंड दीजिए, स्लाइड सेट कर लूं, फिर एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे डेली लाइफ एग्जाम्पल का। सर डेली लाइफ एग्जाम्पल का, जी हाँ, ब्लैक पेन लेने दीजिए, ब्लैक पेन। देखिए, एक घर है, एक घर है, आपको ये पता है ना एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? सर एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, हम कितना एक्सपेंड करते हैं, खर्च। एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च। सर एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, ये सर बराबर होता है ना प्राइस गुना कंजप्शन के, कंजप्शन। सर ये क्या एग्जांपल दे रहे हैं? कीमत गुना भोग, इससे बेटर हिंदी वर्ड नहीं याद आ रहा है मुझे। ठीक है, या जितना हमने कंज्यूम करा, जितना हमने उसे खा लिया उतना। एक्सपेंडिचर है प्राइस गुना कंजप्शन। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है, एक घर है, ठीक है, एक घर है, उसमें 5 आदमी हैं, 5 आदमी हैं, एक घर में 5 आदमी हैं, वो महीने का 10 केजी चावल खाते हैं। कितना केजी चावल खाते हैं? 10 केजी चावल। कितना कंज्यूम करते हैं? 10 केजी चावल कंज्यूम करते हैं, 10 केजी चावल कंज्यूम करते हैं, 10 केजी चावल कंज्यूम करते हैं पर मंथ, ठीक है, केजी पर मंथ, ठीक है, दिख रहा है ना मंथ? हाँ तो दिख तो रहा है। चावल का दाम क्या है? सर चावल का दाम है ना 50 रुपये, 50 रुपये पर केजी। तो खर्च कितना होगा? सर खर्च जो है ना वो 500 रुपये होगा सर, 500 रुपये। बड़ा ही डेली लाइफ से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल है, ध्यान से समझिए। एक घर है जिसमें जिसमें लोग जो रहते हैं वो एक महीने में 10 केजी चावल कंज्यूम करते हैं। रेड पेन ले लेता हूं। घर में जो कंजम्पशन है वो 10 केजी चावल का है पर मंथ। एक घर में 10 केजी चावल की खपत है पर मंथ, एक महीने में 10 केजी चावल की खपत है। 1 केजी चावल का दाम है 50 रुपए किलो, 1 केजी चावल का दाम है 50 रुपए किलो। तो बताइए वो घर कितना खर्च कर रहा है चावल पे, एक्सपेंड कितना कर रहा है वो चावल पे? सर 50 × 10, 10 किलो चावल खा रहा है सर, 1 किलो चावल का दाम 50 रुपए है, तो सर 500 रुपए खर्च कर रहा है वो घर। एक घर 500 रुपए खर्च कर रहा है चावल पे, ठीक है, ये समझ गए? हाँ सर समझ गए। अब बात इतनी है कि नई सरकार बनी,
चावल के दाम बढ़ गए, इन्फ्लेशन आ गया, चावल के दाम बढ़ गए, ठीक है, ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। सेकंड क्राइटेरिया है चावल के दाम बढ़कर 50 से 100 रुपए किलो हो गए, 100 रुपए पर केजी हो गए, 100 रुपए पर केजी। पर घर वालों ने क्या डिसाइड करा कि हम हर महीने चावल पर 500 रुपए खर्च करते हैं, तो हम भले ही कितनी महंगाई बढ़ जाए 500 रुपए ही खर्च करेंगे चावल पे। कितना खर्च करेंगे चावल पे सर? मार्च के महीने में हम 500 रुपए खर्च कर रहे थे, मार्च मान लीजिए, मार्च के महीने में हम 500 रुपए खर्च कर रहे थे, तो अप्रैल के महीने में भी हम 500 रुपए ही खर्च करेंगे चावल पे। बट अप्रैल के महीने में चावल का दाम बढ़कर 100 रुपए हो गया, मार्च के महीने में 50 रुपए पर केजी था। तो बताइए क्या डिफरेंस आएगा सर? कंजप्शन में डिफरेंस आएगा, भोग में डिफरेंस आएगा। पहला जो मंथ था मार्च का महीना, उसमें एक घर 500 रुपए खर्च करके 50 रुपए पर केजी की कीमत पर 10 केजी चावल खा रहा था। अप्रैल के महीने में चावल का दाम बढ़कर 100 रुपए केजी हो गया, पर वो घर 500 रुपए ही खर्च कर रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर उसने कांस्टेंट रखा है, एक्सपेंडिचर उसने कांस्टेंट रखा है, कांस्टेंट। तो सर इस महीने, अप्रैल के महीने में वो घर सिर्फ और सिर्फ 5 केजी चावल कंज्यूम करेगा, 5 केजी चावल खाएगा पूरे महीने में वो घर। ये बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। अगर वो घर चाह रहा है कि अप्रैल के महीने में 500 रुपए खर्च किए थे चावल की खर्चे पर, तो हम अप्रैल के महीने में भी 500 रुपए ही खर्च करें, पर क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण, क्योंकि महंगाई के कारण चावल का दाम बढ़ गया है 50 रुपए से 100 रुपए, तो चावल की भोग में, चावल खाने में उस घर को कटौती करनी पड़ेगी। अगर उसको एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाना है, तो उसे पहले 10 केजी चावल खाने को मिल रहा था पर मंथ, अब उसे 5 केजी चावल खाने को मिलेगा पर मंथ। समझ में आया? हाँ सर। सर 5 केजी चावल सर, बट अगर एक्सपेंडिचर वो कांस्टेंट ना रखे, अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं रहता, तो एक्सपेंडिचर अगर प्राइस है इनटू कंजम्पशन है, ठीक है, एक्सपेंडिचर पहले 500 था, जब 50 रुपए पर केजी का चावल था, कंज्यूम कितना कर रहा था? 10 केजी। अगर एक्सपेंडिचर वो कांस्टेंट नहीं रखता है, मान लीजिए, तो 100 रुपए पर केजी चावल है और वो चाह रहा है कि हम 10 केजी चावल ही खाएं, वो घर चाह रहा है कि उस घर के जो लोग हैं अप्रैल के महीने में भी 10 केजी चावल ही खाएं, तो वो कितना पे करेगा, कितना खर्च करेगा सर? वो 1000 रुपए खर्च करेगा चावल पे। मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, चावल पे अगर वो घर कंजप्शन सेम रखता है कि भले महंगाई 500 के 50 रुपए चावल की जगह 100 रुपए चावल मिले, 1000 रुपए चावल मिले, 1 लाख रुपए चावल मिले, मैं 10 केजी ही खाऊंगा, तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, तब ये कॉन्सेप्ट ही नहीं लगेगा। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ तब लगता है जब दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, तब सिर्फ और सिर्फ इनवर्स रेशियो, ये वाला सिर्फ और सिर्फ इनवर्स रेशियो का कॉन्सेप्ट तब लगेगा जब दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। देखिए यहां पर कांस्टेंट है, 500 रुपए ही खर्च कर रहा है अप्रैल के महीने में भी, मार्च के महीने में भी। अब आप यहां पर गौर से देखिए, प्राइस पहले 50 रुपए थी पर केजी, अब 100 रुपए हो गई। प्राइस ओल्ड न्यू, पहले 50 रुपए थी, अब 100 रुपए हो गई। रेशियो लिया हमने, 1:2 आया, 1:2।
ठीक है। तो जो कंजम्पशन है वो मैंने क्या सिखाया है, वो रिवर्स रेशियो में ही चेंज होगा। मतलब पहले 2 यूनिट था तो अब 1 यूनिट हो जाएगा, अगर दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो। ये रहा, पहले 10 केजी था अब 5 केजी हो गया है। सेम बात है, 2 यूनिट का वैल्यू 10 केजी था इनिशियली, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 केजी ही आएगा। यही समझा रहा हूं, यही सिखा रहा हूं। समझ में आया? बताइए, प्राइस और कंजम्पशन का प्रोडक्ट एक्सपेंडिचर, प्राइस और कंजम्पशन, प्राइस और कंजम्पशन का प्रोडक्ट एक्सपेंडिचर अगर सेम है, कांस्टेंट है, तो प्राइस जिस रेशियो में चेंज हो रहा है 1:2, कंजम्पशन उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगा 2:1। 50 से 100 हो गया तो दूसरा 10 से घटकर 5 हो गया। 50 से 100 1:2 रेशियो है, 10 से 5 2:1 रेशियो है। यही लिखा है यहाँ पर। कॉन्सेप्ट समझ में आया प्यारे बच्चों? बताइए, इतना समझ में आया या नहीं? बताइए। हाँ सर, समझ में आया। अब इसे अगर हमें परसेंटेज में लिखना हो, ओल्ड न्यू, प्राइस चेंज हो रहा है 1:2 रेशियो में, अभी हमने देखा, और कंजम्पशन चेंज हो रहा है 2:1 रेशियो में। ठीक है, इसे ना नीचे लिखता हूं, एक सेकंड दीजिए। कंजम्पशन चेंज हो रहा है 2:1 रेशियो में, रिवर्स रेशियो में चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। बताइए परसेंटेज में कितना चेंज हो रहा है? +1, 1/1, 100% का इंक्रीमेंट हो रहा है प्राइस में। ठीक है, परसेंटेज में ये कितना डिक्रीज हो रहा है सर? ये ना -1 हो रहा है, 1/2, 50% का डिक्रीज आ रहा है, 50% का डिक्रीज। डिक्रीज सर, ये क्या बोले सर? प्राइस अगर 100% बढ़ रहा है तो कंजम्पशन भी तो 100% डिक्रीज होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, वही सिखा रहा हूं। ये अगर 100% हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि दूसरा भी 100% हो। मैंने क्या सिखाया है? परसेंटेज में सेम डिफरेंस नहीं आएगा, परसेंटेज में सेम डिफरेंस नहीं आएगा, बल्कि जिस रेशियो में एक क्वांटिटी चेंज हो रही है दूसरी क्वांटिटी उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। हमें हमेशा से ये पता है, पहली लेक्चर में बताया है, परसेंटेज हम हमेशा किसी को बेस मानकर निकालते हैं। यहाँ पर देखिए बेस ही चेंज हो रहा है, यहाँ पर बेस 1 है, यहाँ पर बेस 2 है, तो सेम परसेंटेज कैसे आएगा? ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। आगे हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसमें ये पूछा जा रहा है कि एक क्वांटिटी इस पर्टिकुलर परसेंट में इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी जो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उस वो कितने परसेंट में इंक्रीज या डिक्रीज होगी। तो हम इस तरह निकालेंगे, ये बेसिक मेथड है। ठीक है, समझ में आया? बताइए, कोई दिक्कत? आप बोलिएगा नहीं सर बिल्कुल नहीं, तो चलिए मुझे करके बताइए। सेम एग्जांपल है, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय कंजम्पशन। ठीक है, एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, मतलब प्राइस और कंजम्पशन जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन में गिवन है प्राइस जो है, प्राइस जो है
वो बढ़कर 25% इंक्रीज हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 25% इंक्रीज हो जा रहा है। तो कंजम्पशन में कितने प्रतिशत का डिफरेंस आएगा, कितने प्रतिशत का चेंज आएगा, ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया? बताइए। क्वेश्चन ये कह रहा है एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस मल्टीप्लाइड बाई कंजम्पशन, ठीक है। खर्च बराबर कीमत गुना उपभोग या भोग, ठीक है। हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि एक्सपेंडिचर सेम है, मतलब खर्च हमने सेम रखा है, पर प्राइस जो है वो 25% बढ़ जा रहा है, तो कंजम्पशन में कितने प्रतिशत का चेंज आएगा? सर सॉल्व कीजिए तो इसे बच्चों, आप कीजिए। अभी मैंने आप लोगों को सिखाया वो सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे ही सॉल्व होगा। इफ ए एंड बी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये हमें कैसे पता चलेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट सेम है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो मतलब ए और बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देन द रेशियो इन विच ए चेंजेस बी चेंजेस इन द रिवर्स रेशियो, मतलब प्राइस जिस रेशियो में चेंज होगा कंजम्पशन उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए फिर मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि क्या बता रखा है? परसेंटेज चेंज पढ़ाया है? हाँ सर पढ़ाया तो है। चलिए तो कीजिए। सर आप ये एक बार बता दीजिए ना जी। परसेंटेज चेंज मैंने बताया है, क्या है? 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है बच्चों? 1/4। इंक्रीमेंट है तो प्लस साइन, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया है ये चेंज है और ये इनिशियल वैल्यू है, बताया है? हाँ सर बताया है। इनिशियल वैल्यू, ठीक है। मतलब प्राइस जो है, प्राइस थोड़ा सा धीरे चल रहा है, एक सेकंड दीजिए बच्चों। हम्म प्राइस जो है उसका इनिशियल वैल्यू और जो फाइनल वैल्यू है उसका रेशियो हम निकाल सकते हैं। बताइए। इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो निकाल सकते हैं? हाँ सर निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं, रेशियो, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, रेशियो निकाल सकते हैं। इनिशियल वैल्यू अगर 4 यूनिट है तो फाइनल वैल्यू क्या होगा? इनिशियल वैल्यू प्लस चेंज, इनिशियल वैल्यू प्लस चेंज। हाँ सर इनिशियल वैल्यू प्लस चेंज। इनिशियल वैल्यू 4 यूनिट है और चेंज कितना है? 1 यूनिट, तो फाइनल वैल्यू हो जाएगा 4 + 1 5 यूनिट, ठीक है। ये पिछले लेक्चर्स में बता रखा है, समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। अब सर आगे क्या बताना चाहते हैं आप बताइए। अब मेरे प्यारे बच्चों इस स्लाइड को एक और बार पढ़ लीजिए। इफ ए एंड बी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल देन द रेशियो इन विच ए चेंजेस बी चेंजेस इन द रिवर्स रेशियो। हाँ सर पढ़ लिया। यहाँ पे देखिए एक्सपेंडिचर जो है कांस्टेंट है, मतलब प्राइस एंड कंजम्पशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब प्राइस जिस रेशियो में चेंज हो रहा है कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन जो है उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। मतलब यहाँ से ये हटाने दीजिए वरना लगेगा कि डिवाइड में लिख रहा हूँ। कंजम्पशन जो है उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगा, मतलब 5:2।
4। समझ में आया? हाँ सर। हमसे पूछा गया है कंजम्पशन में कितने परसेंट का डिफरेंस आएगा, कितने परसेंट का। तो ये यहां से परसेंट निकाल सकते हैं, -1 हो रहा है। हाँ सर, -1/5 मतलब 1/5 का मतलब 20%। माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है? 20% डिक्रीज। समझ में आया? हाँ सर। अगर प्राइस में 25% की बढ़ोतरी हो रही है तो कंजम्पशन में 20% का डिक्रीमेंट आएगा। डिक्रीमेंट 25% की बढ़ोतरी हो गई है कीमत में और हमें एक्सपेंडिचर सेम रखना है, तो हमें कंजम्पशन में, उपभोग में 20% की कटौती करनी होगी, तब हमारा खर्च सेम रहेगा। चावल का दाम 25% बढ़ गया है तो हमें चावल खाना 20% कम करना पड़ेगा, तब हमारा खर्च बराबर रहेगा। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। आपने जो समझाया हमें बराबर से समझ में आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों? हाँ सर। सर कुछ शॉर्टकट बोल रहे थे जी, शॉर्टकट देखिए। और ये शॉर्टकट मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है। डायरेक्ट शॉर्टकट है। प्राइस और कंजम्पशन दोनों का अलग अलग रेशियो नहीं निकालना है, दोनों का अलग अलग परसेंटेज नहीं निकालना है। हमें गिवन है, क्या गिवन है? प्राइस में 25% की बढ़ोतरी हो रही है। 25 ये प्राइस है, ये कंजम्पशन है। हमें गिवन है कि प्राइस में 25% की बढ़ोतरी हो रही है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है बच्चों? 25% की बढ़ोतरी मतलब फ्रैक्शन में लिखेंगे +1/4। ठीक है? हाँ सर। हमें ये पता है कि जो प्राइस और कंजम्पशन है उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, मतलब प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन घटेगा, प्राइस अगर घटेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा। मान लीजिए प्राइस 50 रुपए से घटकर 10 रुपए हो गए और एक घर कह रहा है नहीं, चाहे प्राइस कुछ भी हो जाए, हमें खर्च 500 रुपए ही करने हैं। तो पहले अगर 50 रुपए में 50 रुपए पर केजी चावल में घर 500 रुपए खर्च कर रहा था तो वो 10 केजी चावल पर मंथ खा रहा था। पर अगर 50 रुपए से दाम घटकर 10 रुपए हो गए तब वो घर अब पर मंथ 50 केजी चावल खाने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसे 500 रुपए ही खर्च करने हैं, ना 1 रुपए ज्यादा ना 1 रुपए कम। उसे 500 रुपए खर्च करने हैं, दाम चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब उसे 500 रुपए में 10 रुपए पर केजी के हिसाब से 50 केजी चावल मिलेंगे दुकानदार से, तो वो 50 केजी चावल खाएगा। ठीक है? हाँ सर। हमारा क्वेश्चन क्या था? खर्च कांस्टेंट है, प्राइस में 25% की वृद्धि हो गई तो कंजम्पशन में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? हमने एज इट इज लिख लिया। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू +1/4 प्लस साइन क्यों आया? क्योंकि इंक्रीज है। कंजम्पशन में क्या होगा? जो यहाँ पर साइन है प्यारे बच्चों, उसका अपोजिट साइन, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, और जो ऊपर में लिखा हुआ है वो एज इट इज यहाँ पर आएगा। ठीक है? हाँ सर। ऊपर में जो लिखा हुआ है +1 तो वो अपोजिट साइन के साथ यहाँ आएगा -1। ऊपर में +x लिखा हुआ है तो वो अपोजिट साइन के साथ -x यहाँ पर आएगा। समझ गए? हाँ सर। अब क्या करना है? अब देखिए, अब मैंने आप लोगों को पहले भी ये शॉर्टकट सिखा रखा है। 4 और ये 1 में, 4 और ये 1 के बीच में वो ऑपरेटर आएगा जो यहाँ पर है। क्या ऑपरेटर आएगा? प्लस।
यहाँ पे प्लस है इसलिए दोनों के बीच में प्लस आ रहा है, यहाँ पर अगर माइनस होता तो दोनों के बीच में माइनस होता। ठीक है, हाँ सर। 4 + 1 बराबर 5 आ गया, बराबर 5 आ गया, और इसी 5 को हमें यहाँ डिनोमिनेटर में लिख देना है चुपचाप। समझ गए? शॉर्टकट समझ गए? सर एक और बार बताइए तो, एक और बार बता देता हूँ रेड पेन लेके। 25% का इंक्रीमेंट लिखा हुआ है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। इंक्रीज है इसलिए प्लस साइन है। जो यहाँ पर न्यूमरेटर है उसे अपोजिट साइन के साथ यहाँ पर न्यूमरेटर में लिख देना है। +1 है तो -1 लिख दिया। अब यहाँ जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसे हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखना है। यहाँ पर प्लस साइन है तो प्लस होगा, 4 + 1 5। यहाँ पर अगर माइनस साइन होता तो यहाँ पर आता 4 - 1 3। ठीक है, समझ गए? यही है शॉर्टकट। जी हाँ सर, रेड पेन हटा दे रहा हूँ। अब जो शॉर्टकट आ गया इससे हमारे पास डायरेक्ट परसेंटेज आ गया। एक सेकंड दीजिए, कंजम्पशन का पी मिट गया है, कंजम्पशन का पी मिट गया है। ठीक है, अब क्या आपको नहीं पता है 1/5 का फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज क्या होता है? सर ये ना 20% होता है, 20%। सर माइनस साइन है, माइनस साइन क्या बता रहा है? डिक्रीज, 20% डिक्रीज। बस हमें ना प्राइस का, यहाँ पर हमें ना प्राइस का इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो लिखना पड़ा, ना ही कंजम्पशन का रिवर्स रेशियो लिखना पड़ा, और ना ही फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ा फाइनली कितना परसेंट आ रहा है। हमने शॉर्टकट से एक लाइन में डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया। समझ में आया? बताइए, क्या सबको समझ में आया? सर एक और एग्जांपल इस शॉर्टकट से करते हैं। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन। फॉर्मूला सबको समझ में आ गया? खर्च बराबर कीमत गुना उपभोग भोग। टीचर कांस्टेंट रखना है, खर्च कांस्टेंट रखना है। क्यों? सैलरी कांस्टेंट मिल रही है, खर्च कांस्टेंट रखना है। मान लीजिए पहले चावल जितना भी दाम पे मिलता था, अब उस चावल का दाम पहले से 30% बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 30% बढ़ गई। तो कंजम्पशन में, भोग में कितने प्रतिशत का चेंज आएगा? सवाल समझ में आ गया? हाँ सर, सवाल समझ में आ गया। पी और सी मैंने शॉर्टकट क्या बताया? 30% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखना है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3.10। 30% इंक्रीमेंट हुआ है तो प्लस साइन के साथ। मैंने आपको बताया जो यहाँ पर न्यूमरेटर है उसे अपोजिट साइन के साथ यहाँ पर न्यूमरेटर में लिख देना है। वहां पे +3 है तो यहाँ पर -3 लिख दिया। अब ये देखिए 10 और 3 के बीच में क्या सिंबल आ रहा है? प्लस साइन का। तो 10 + 3 13। ये रहा। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, इतने परसेंट का डिक्रीमेंट आएगा, इतने परसेंट का डिक्रीमेंट आएगा। 300/13। ठीक है, 20 पॉइंट समथिंग का डिक्रीमेंट आएगा। सर 300/13 करके बताइए ना सर। जी मैं ही बताऊंगा आप लोगों को। ये 2 से गया 26 बार। ओहो, क्या हो रहा है सर? आप कैलकुलेट करने लगे ना इसलिए। 2 से गया सर 26 बार। सर 40 बचा, 3। सॉरी मैंने क्या बोल दिया था? 20 बोल दिया था क्या? माफ कीजिएगा, 39। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। 0.008, सॉरी 7 ना, 7 यहाँ 0 था ना। 91, 23.07%। 23.07%।
कितना 23.70% का डिक्रीमेंट आएगा, 23.07% का डिक्रीमेंट आएगा, डिक्रीज हो जाएगा कंजम्पशन। समझ में आया? अगर कीमत 30% बढ़ जा रहा है तो खपत भोग 23.07%, 23.07% कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सर एक ना डिक्रीज वाला बताइए। चलिए एक और एग्जांपल बता देता हूँ। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, ठीक है। प्राइस घटकर 10% घट गई। कितनी घट गई? 10% घट गई। कितनी घट गई? 10% घट गई। तो प्राइस और कंजम्पशन 10% का मतलब -1/10, ठीक है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, माइनस सिंबल क्या बता रहा है कि प्राइस कम हो गई है 10%। यहां पर क्या आएगा? अपोजिट साइन के साथ न्यूमरेटर आएगा +1 और यहां पर 9, ठीक है। हाँ सर 1/9 मतलब सर +11.11%। इसका मतलब है अगर चावल का दाम 10% घट जा रहा है तो चावल का खपत 11.11% बढ़ जाएगा, प्लस साइन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर हमें कांस्टेंट रखना है। समझ में आया? पहले एक आदमी 500 रुपए खर्च कर रहा था चावल पे, अब चावल का दाम 10% घट गया, अभी भी वो आदमी 500 रुपए ही लेकर जा रहा है दुकानदार के पास, तो उसे ज्यादा चावल मिलेंगे। कितने ज्यादा चावल मिलेंगे? 11.11%। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। शॉर्टकट समझ में आया? हमें रिवर्स रेशियो नहीं लिखना पड़ेगा। अगर हम शॉर्टकट से नहीं करेंगे, क्या हो गया? अगर हम ये शॉर्टकट से नहीं करेंगे तो आपको ये करना पड़ता। बता दे रहा हूं एक बार। प्राइस, ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू। प्राइस 10% कम हुई ना, 1/10 मतलब 10 यूनिट से 9 यूनिट हो गई, तो फिर हमें कंजम्पशन का रिवर्स रेशियो निकालना पड़ता है। यहाँ पे 9 से 10 लिखना पड़ता और फिर देखते कि +1 यूनिट हुआ है, 1/9 इतना का इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब 11.11% का। ये ना लिखना पड़े हमें, उसके लिए ही ये शॉर्टकट है, उसके लिए ही ये शॉर्टकट है। न्यूमरेटर को एज इट इज लिखिए, साइन चेंज करके। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, और इन दोनों के बीच ये सिंबल का ऑपरेटर परफॉर्म कर दीजिए ऑपरेशन। अगर प्लस रहता तो 10 + 1 11 हो जाता, माइनस है 10 - 1 9 हो गया और वो यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया, और यही हमारा परसेंटेज वैल्यू है 1/9, 11.11%। प्लस साइन क्या बता रहा है? इंक्रीज। बताइए कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी मेरे स्टूडेंट्स को? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? सब कुछ बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो गया है? शॉर्टकट देख लीजिए, ठीक है। शॉर्टकट को ध्यान रखिए, क्वेश्चंस बहुत आसानी से होंगे। इस पर 14 से 15 क्वेश्चंस हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाई है और आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके आएंगे घर से। एक बार सारे स्लाइड्स देख लीजिए। कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है? बहुत इत्मीनान से, बहुत प्यार से, बहुत समय लेकर मैंने आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझाया है, सिखाया है, इसका शॉर्टकट बताया है। ये शॉर्टकट पहले भी हम लोग यूज़ कर चुके हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं।
फिर भी यहाँ पर भी अच्छा खासा टाइम डिवोट करा, 3 से 4 एग्जाम्पल लिए और दिखाया आप लोगों को सॉल्व करके। ठीक है बच्चों, शॉर्टकट से हमारा ये मेथड ये स्टेप स्किप हो जा रहा है। हमें पहला प्राइस का रेशियो नहीं लिखना पड़ रहा है, दूसरा कंजम्पशन का रिवर्स रेशियो नहीं लिखना पड़ रहा है, हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ रहा है, डायरेक्टली। समझ में आ गया बच्चों? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आप लोगों को ये लेक्चर। कहीं किसी को ज़रा सा भी डाउट है, तकलीफ है, परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर अप्रोच कीजिए। आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। चलिए आज की लेक्चर को यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर से ढेरों सारे क्वेश्चंस करते हैं। इसे नोट कर लीजिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगा। इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर। बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, मिलते हैं फिर, बाय।